प्रश्न 1, अतिरेक मांग की स्थिति को ठीक करने के उपायों को लिखिए। उत्तर, अतिरेक मांग की स्थिति को ठीक करने के उपाय निम्न है। पहला, सरकार को करों में वृद्धि करना चाहिए ताकि जनता की क्रय शक्ति को घटाया जा सके। दूसरा, मुद्रा निर्गमन पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे मुद्रा प्रसार ना हो। तीसरा, सरकार को सार्वजनिक व्यय में कमी करना चाहिए। चौथा, सरकार को निर्यात में कमी करना चाहिए जिससे वस्तुओं की पूर्ति बनी रहे। पांचवा, बचत को प्रोत्साहित करने के उपाय खोजना चाहिए। प्रश्न 2, न्यून मांग की स्थिति को सुधारने के उपायों को समझाइए। उत्तर, न्यून मांग की स्थिति को सुधारने के उपाय निम्न है। पहला, सरकार को सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करना चाहिए। दूसरा, सरकार को करों में कमी करना चाहिए क्योंकि इससे जनता की क्रय शक्ति बढ़ती है। तीसरा, सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए क्योंकि इससे जनता की क्रय शक्ति बढ़ती है। चौथा, सरकार को मजदूरी की दरों में वृद्धि करना चाहिए। पांचवा, मुद्रा के प्रचलन वेग में वृद्धि करना चाहिए। प्रश्न 3, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर को समझाइए। उत्तर, पहला, केंद्रीय बैंक की संख्या किसी भी देश में एक होती है जबकि व्यापारिक बैंक की संख्या अधिक होती है। दूसरा, केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक कहा जाता है जबकि व्यापारिक बैंक को व्यापार का बैंक कहा जाता है। तीसरा, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य मुद्रा निर्गमन तथा नियंत्रण करना होता है जबकि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। चौथा, केंद्रीय बैंक भारत की सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में रहता है। पांचवा, केंद्रीय बैंक का जनता से सीधा संपर्क नहीं होता है जबकि व्यापारिक बैंक का जनता से सीधा संपर्क होता है। प्रश्न 4, बैंक दर तथा रेपो रेट में अंतर समझाइए। उत्तर, पहला, बैंक दर वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक RBI से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती है जबकि रेपो दर वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक RBI से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं। दूसरा, बैंक दर हमेशा रेपो दर से ज्यादा होती है जबकि रेपो दर हमेशा बैंक दर से कम होती है। तीसरा, बैंक दर बढ़ने पर उपभोक्ता प्रभावित होता है जबकि रेपो दर बढ़ने पर उपभोक्ता प्रभावित नहीं होता है। चौथा, बैंक दर में व्यापारिक बैंकों को प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी पड़ती है जबकि रेपो दर में व्यापारिक बैंकों को प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती है। प्रश्न 5, राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर समझाइए। उत्तर, पहला, राजस्व प्राप्तियां अल्पकालिक होती है जबकि पूंजीगत प्राप्तियां दीर्घकालिक होती है। दूसरा, राजस्व प्राप्तियों का संबंध उसी वित्त वर्ष से होता है जबकि पूंजीगत प्राप्तियों का संबंध आगामी वित्त वर्ष से होता है। तीसरा, राजस्व प्राप्तियों को चालू खाता कहते हैं जबकि पूंजीगत प्राप्तियों को पूंजी खाता कहते हैं। चौथा, राजस्व प्राप्तियों में उन मदों को शामिल किया जाता है जिनके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में उन मदों को शामिल किया जाता है जिसके लिए सरकार को भुगतान करना पड़ता है। प्रश्न 6, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर को समझाइए। उत्तर, पहला, राजस्व व्यय से सरकार की उत्पादन क्षमता तथा आय दोनों में वृद्धि नहीं होती है जबकि पूंजीगत व्यय से सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है। दूसरा, राजस्व व्यय का संबंध वर्तमान वर्ष से होता है जबकि पूंजीगत व्यय का संबंध एक से अधिक वर्ष से होता है। तीसरा, राजस्व व्यय को खाते में एक व्यय के रूप में दिखाया जाता है जबकि पूंजीगत व्यय को संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। चौथा, राजस्व व्यय में पेंशन, वेतन इत्यादि को शामिल किया जाता है जबकि पूंजीगत व्यय में पुल निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि को शामिल किया जाता है। प्रश्न 7, भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के मौद्रिक उपायों को समझाइए। उत्तर, पहला, देश में महंगी मुद्रा नीति को अपनाकर मुद्रा की मात्रा को सीमित कर देना चाहिए। दूसरा, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना चाहिए। तीसरा, सरकार को विनिमय नियंत्रण के उपायों को अपनाना चाहिए। चौथा, सरकार को मुद्रा अवमूल्यन को रोकने के उपाय करना चाहिए। पांचवा, भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए मुद्रा संकुचन को अपनाना चाहिए। प्रश्न 8, व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर को समझाइए। उत्तर, पहला, व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति की मांग होती है जबकि
बाजार मांग अनेक व्यक्तियों की मांग होती है। दूसरा, व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई वस्तुओं की मात्रा और मूल्य का फलनात्मक संबंध होता है, जबकि बाजार मांग अनेक व्यक्तियों द्वारा मांगी गई वस्तुओं और मूल्य का फलनात्मक संबंध होता है। तीसरा, व्यक्तिगत मांग को एक व्यक्ति प्रभावित करता है, जबकि बाजार मांग को एक व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रश्न 9, स्थानापन्न वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। उत्तर, पहला, स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जबकि पूरक वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है। दूसरा, स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु के मूल्य बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, जबकि पूरक वस्तु में एक वस्तु की मांग बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। तीसरा, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तुओं के मूल्य और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। चौथा, स्थानापन्न वस्तुओं मांग वक्र धनात्मक होता है, जबकि पूरक वस्तुओं मांग वक्र ऋणात्मक होता है। प्रश्न 10, स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर को समझाइए। उत्तर, पहला, स्टॉक से आशय वस्तुओं की वह मात्रा से है जो बाजार में सूचना मिलने पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि पूर्ति से आशय वस्तुओं की वह मात्रा है जो बाजार में निश्चित कीमत पर विक्रय के लिए उपलब्ध होती है। दूसरा, किसी वस्तु की संपूर्ण पूर्ति को स्टॉक माना जाता है, जबकि वस्तुओं के संपूर्ण स्टॉक को पूर्ति नहीं माना जाता है।